दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। शुरू करते हैं आज के बाजार के साथ में। तो 100 पॉइंट्स की तेजी बनी, 0.40% का जंप है, 26,000 के आसपास की क्लोजिंग है। अपने हाई के आसपास बंद हो चुका है 25,916 का, 25,906 के आसपास का लो आप निफ्टी में देख सकते हैं। निफ्टी बैंक ने भी अच्छा परफॉर्म किया, मिड कैप भी डिसेंटली बंद हो चुका है, स्मॉल कैप भी ठीक ठाक से तेजी के साथ में बंद हो चुका है। कंपनीज के स्टॉक्स को देखें तो एडवांस की कंपनीज ज्यादा है डिक्लाइन के कंपैरिजन में। सेक्टर्स को देखें तो ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर आज ग्रीन में बंद हो चुका है। सरकारी बैंक्स हो, प्राइवेट बैंक्स हो, एनर्जी हो, रियल्टी हो, सब कुछ प्लस में आके बंद हुए हैं। अब देखिए कुछ बड़ी न्यूज़ है जो मार्केट को इम्पैक्ट करने वाली है अगले कुछ दिनों में। इसी महीने में एक इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा मार्केट के ऊपर इस न्यूज़ की वजह से। खबर दोस्तों यह है कि इंडिया और यूएसए की जो डील अभी चल रही है, ट्रेड टॉपिक चल रहा है, वो सेकंड फेज स्टार्ट होने वाला है जल्द ही। ठीक है, इसके साथ में आप देखोगे तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि बहुत ही जल्द एक अग्रीमेंट हो जाएगा और उसके बाद में मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर सकता है उसके लिए एक आर्टिकल अवेलेबल है। इसको थोड़ा सा डिटेल में हम देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे डिटेल में चर्चा की गई है। आर्टिकल में देखिए ये बताने की कोशिश की गई है कि इंडिया और यूएस की ट्रेड डील हो जाएगी तो क्या मार्केट के अंदर एक अच्छी तेजी बनेगी या फिर नहीं। एक बार हम ये देखते हैं कि डील कब तक होने की तैयारी है। अभी ये बताया जा रहा है कि फाइनल अग्रीमेंट हो सकता है नवंबर के एंड में, यानी इसी मंथ के एंड के अंदर। ये सजेशन देखने को मिल रहा है, हो सकता है ऐसा कुछ हमने मतलब काफ़ी बार हमने देखा है, तो अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, उम्मीद कर सकते हैं, होप कर सकते हैं कि नवंबर के एंड में हम या उससे पहले पहले इंडिया यूएस की ट्रेड डील देख पाए। क्वेश्चन ये बनता है कि मार्केट क्या उसके बाद में अच्छा परफॉर्म कर सकता है क्या। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि डील में क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या है। पॉसिबिलिटी ये है कि हम यूएस से जो इंपोर्ट करते हैं सोयाबीन, कॉर्न, साथ में डेयरी प्रोडक्ट, जो यूएस चाहता था कि हम एक्सपोर्ट करें इंडिया में विदाउट ड्यूटी, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा टैक्स लेते हैं उनसे, ताकि यहाँ पे महंगे मिले यूएस के प्रोडक्ट्स, ताकि इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं वो उनके कंपैरिजन में सस्ते हो और लोग इंडियन प्रोडक्ट्स ज़्यादा खरीदें। लेकिन यूएस चाहता है कि यहाँ पे इतनी अच्छी पॉपुलेशन है, इतनी अच्छी जनसंख्या है। आप जब भी ऑयल बाय करते हैं रशिया से तो आप ये बोलते हैं कि हमारी पॉपुलेशन है, उसको एनर्जी की आवश्यकता है, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उनको डेयरी प्रोडक्ट्स की भी आवश्यकता है, तो वो भी आप हमसे इम्पोर्ट करो। यहाँ पे हो सकता है कि इंडिया ड्यूटी फ्री कर दे इसको और उसकी वजह से सोयाबीन और जो मक्का है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, वो इंडिया के अंदर आने लग जाएंगे सस्ते प्राइजेस में। अब उसकी वजह से इंडियन मार्केट को इम्पैक्ट पहुंचेगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ खोने के लिए कुछ पाना और कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यहाँ पे ये मेंशन किया गया है। साथ में इसके अगेंस्ट में हम चाहेंगे कि हमारा जो टैरिफ है 50% से घट के 15-16% या कम से कम 25% पे पहुंच जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो मेंशन कर रखा है कि जो ट्रेड डील है दो कंट्रीज के बीच में, ये लार्जली प्राइस्ड इन है बाय द मार्केट। इसका मतलब ये है कि जो मार्केट गिरा था टैरिफ की वजह से, उसके बाद में हमने देखा कि जीएसटी कट हुआ और भी कुछ हमने अच्छी न्यूज़ सुनी मार्केट को लेकर। मार्केट ने तेजी पकड़ी। जहां से मार्केट गिरा था ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं वहां पे आ चुका है और उससे थोड़ा सा ऊपर भी जा चुका है। तो जो अच्छी अच्छी बातें हैं, जो डील होने वाली है, वो लार्जली प्राइस्ड इन है। इसका मतलब मार्केट को पता है कि डील हो सकती है और अच्छी डील हम सुनेंगे। लेकिन जो डील अभी हमने एक्सपेक्टेशन में देखा वो मार्केट उस हिसाब से रिएक्ट कर चुका है, प्राइस इन कर चुका है। लेकिन उससे अच्छी डील अगर हो जाती है और टैरिफ अगर कम होके 15-16% की रेंज में आ जाता है, 15-16% 50% में से कम नहीं, 50 का 15-16% हो जाता है, तो डेफिनेटली कुछ सेक्टर्स हैं जिनको अच्छा पुश मिल सकता है, उनके स्टॉक्स में तेजी आ सकती है। टोटल मार्केट फिर भी अच्छा नहीं करेगा इस न्यूज़ की वजह से, ऐसा यहाँ पे आर्टिकल का कहना है और मैं भी इससे अग्री करता हूँ क्योंकि मार्केट ने वो सब चीज़ें ऑलरेडी प्राइस इन कर रखी है। कौन कौन से सेक्टर्स है उसको एक बार हम चेक कर लेते हैं। हम काफ़ी एक्सपोर्ट करते हैं यूएस के अंदर, काफ़ी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, तो ऑब्वियस उन्हीं सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है, जिसमें टेक्सटाइल आता है सबसे पहले, जेम्स आते हैं, ज्वेलरी आती है। ये जो कैटेगरी है इनको सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है। इसको थोड़ा सा डिटेल में देखें। यहाँ पे हम देख सकते हैं टेक्सटाइल है, जेम्स है, ज्वेलरी है, साथ में ईएमएस है। स्पेशली वो कंपनीज जो मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट करती है यूएस में, उसको ज़्यादा अच्छा फ़ायदा हो सकता है। जस्ट लाइक डिक्सन काइंड ऑफ कंपनीज, या जो भी ऐसी कंपनी है जो
इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करती है यूएस मार्केट के अंदर, उसको ज़्यादा अच्छा फायदा मिल सकता है। सो उनके स्टॉक्स ज़्यादा फोकस में रहने वाले हैं। सो ये पॉइंट है। तो उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि मार्केट उस वजह से काफ़ी अच्छा कर देगा। मार्केट नंबर्स के बेसिस पे भी करेगा, या फिर जो भी अभी आगे चल के अपन खबरें सुनेगा, अच्छी हो बुरी होगी, उसके हिसाब से मार्केट रिएक्ट करेगा। तो चलिए, अपने को ये तो पता चल चुका है कि मार्केट अभी डीआईस के दम पे अच्छा कर रहा है, क्योंकि एफआईस की गतिविधि को देखें तो कैश मार्केट के अंदर सेलिंग की है। एफएनओ के अंदर भी काफ़ी अच्छी बिकवाली की है एफआई ने, जो कल के वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था डेटा के बेसिस पे। स्टिल मार्केट अच्छा कर रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे रुका था, लेकिन चलो ठीक है, अपने रेसिस्टेंस पे पहुंचने की कोशिश में है। ये हमने यहाँ पे देखा था सपोर्ट, यहाँ पे हमने देखा ब्रेकआउट, तो उसके हिसाब से मार्केट अभी परफॉर्म कर रहा है। देखते हैं रेसिस्टेंस ले पाता है या फिर नहीं। ज़्यादा गैप तो बाकी है नहीं, हो सकता है रेसिस्टेंस ले, ब्रेकआउट करेगा या फिर नहीं, क्योंकि पिछली बार तो जब भी रेसिस्टेंस लिया है, जैसे यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया है तो उसके बाद में ये ब्रेकआउट था, यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया उसके बाद में ये ब्रेकआउट था, तो यहाँ पे रेसिस्टेंस के बाद में उम्मीद हम कर सकते हैं कि मार्केट ऑल टाइम हाई तक पहुंचने की कोशिश कर जाए। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं कुछ ऐसी कंपनीज को लेकर जिनके स्टॉक्स में आज के दिन काफी बड़ा तूफान था, काफी बड़ी बाइंग हो चुकी है। क्या है उसके पीछे का रीजन, पता लगाते हैं। स्टॉक्स में कितना दम है, फाइनेंशियली, फंडामेंटली, टेक्निकली, उसको चेक करते हैं। फर्स्ट कंपनी है ग्रो। सो 20% का जंप इसमें गूगल के चार्ट में देखने को मिल रहा है। वैसे ब्रोकिंग एप्लीकेशन में आई थिंक 17% के साथ में बंद हुआ है, तो बहुत बड़ी बात है। 20% के आसपास की तेजी इसमें बन चुकी है। सो पिछले कुछ दिनों से अपन इसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं, एंड अपन ने देखा कि 1 लाख करोड़ तक का मार्केट कैप नहीं था, लेकिन आज की दिन ये मार्केट कैप पहुंच चुका है। 60 का पी रेशियो इसका हो चुका है। मार्केट बहुत ज़्यादा फेवर कर रहा है इसको, क्योंकि इसी कंपनी के पास में ट्रिपल डिजिट के CAGR वाली ग्रोथ है पास्ट की, बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा। सो जैसे कि हमने कंपैरिजन किया था मोतीलाल ओसवाल, नोवामा, इन सभी कंपनीज के साथ में इस कंपनी का, तो वैल्यू इसकी ज़्यादा है, मतलब कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर्स का सपोर्ट हम बोल सकते हैं इसके पास में ज़्यादा है। साथ में नंबर्स इसके पास में ज़्यादा है, मार्केट शेयर इसके पास में आई थिंक 25% का है, वो भी इसमें ज़्यादा है, तो वैल्यूएशन भी ज़्यादा मिलनी चाहिए। अब कितनी मिलेगी वो किसी को नहीं पता है, तो मार्केट अभी इसको काफ़ी अच्छी तरह से अप्रिशिएट करे, और उसकी वजह से इसका जो मार्केट कैप है 1 लाख करोड़ तक का पहुंच चुका है। सो आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस कंपनी के पास में सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि आईपीओस के अंदर जितनी भी आईपीओस अभी गए हैं, इसने सबसे अच्छा परफॉर्म कर दिया, 74% ऊपर है। जिसने भी होल्ड किया होगा, लिस्टिंग गेंस तो कितने मिले थे, 12% के, लेकिन उसके बाद में अच्छी तेजी बनी। आईपीओस का फंडा मैं आपको बता चुका हूँ पिछले कुछ वीडियोस के अंदर। मैंने एक वेबसाइट आपको बताई है, चित्तौड़गढ़.com, उसके अंदर आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। 2016, 17, 18 जितने भी साल के आईपीओ आप लिखोगे तो उसमें परफॉर्मेंस आएगा। उसके अंदर एक ही चीज अपन सीखेंगे कि सक्सेस रेट 90% उन्हीं कंपनीज में होगी जो कंपनी या तो बड़ी है और उसके साथ में उनका ब्रांड वैल्यू काफी स्ट्रांग है। बाकी वैसी कंपनीज जो इन दोनों कैटेगरीज में नहीं आती हैं, छोटी कंपनी है, पता नहीं ये कंपनी अपने को पहले से नहीं पता, मतलब कंपनी के बारे में आईपीओ जब आया, जब अपन ने उसके बारे में सुना और वो कंपनी छोटी भी है, तो 90 या 95% चांसेस है वो कंपनी आपका खेल बिगाड़ेगी, पैसे डुबाएगी, खुद भी डूबेगी। लेकिन जिन कंपनीज के बारे में पहले से पता है और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स है, कंपनी का मार्केट कैप भी थोड़ा सा ज़्यादा है, तो उसमें हाई पॉसिबिलिटीज़ होती है कि वो कंपनी अच्छा कर सकती है। सो यहाँ पे किसी ने देखा होगा ब्रांड के हिसाब से, तो हाँ ठीक है, ग्रो को होल्ड किया होगा। वैसे तो लेंसकार्ट के अंदर भी हम इसी कैटेगरी में इसको रख सकते हैं, लेकिन इसमें फाइनेंशियल्स हमने देखा तो अभी जस्ट प्रॉफिट में आया, तो उसके हिसाब से अपन इसको देख पा रहे हैं। लेकिन ग्रो के अंदर क्लैरिटी है पास्ट के प्रॉफिट्स, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये स्टॉक 20% चलता चलता एकदम से ये 100+ पी पे पहुंच जाएगा। सो जितना ऊपर जा रहा है उतना रिस्की हो रहा है, वो सब चीज़ें आपको पता है, लेकिन स्टिल अभी मार्केट इसको अप्रिशिएट करा है। जिसके पास में है डेफिनेटली होल्ड करेगा, ट्रेल स्टॉप लॉस लगा के कि जितना जा रहा है जाने दो, उसके बाद में जब ब्रेकआउट रिवर्सल होगा तो प्रॉफिट लेके एग्जिट करेंगे। वो शॉर्ट टर्म वाले इन्वेस्टर्स करने वाले हैं, लॉन्ग टर्म वाले आई थिंक होल्ड करेंगे, कुछ नंबर्स देखेंगे कि कैसे नंबर्स आते हैं, क्योंकि जस्ट अभी ही इस साल इसका प्रॉफिट होना शुरू हो चुका है 1824 करोड़ का। देखते हैं कितना आगे ये पहुंचेगा। सो चार्ट हम देखें तो लिस्टिंग थी यहाँ पे 12% के प्रीमियम, उसके बाद में अगले दिन तेजी, फिर तेजी, फिर तेजी। सो यहाँ से ये स्टॉक 60% ऊपर जा चुका है। देखते हैं कितना ऊपर जाएगा। ट्रेल स्टॉप लॉस का मतलब, जैसे मान लो किसी ने ये सोच लिया लेवल कि इसको तोड़ देगा तो अपना जो भी यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रॉफिट है वो बुक करूंगा। मान लो इसके बाद में कैंडल ऐसी और बन जाती है, उसके बाद में ये वाली लाइन यहाँ पे शिफ्ट कर देगा ट्रेडर कि यहाँ से ब्रेक करेगा तो मैं अपना ये जो 70-74% का प्रॉफिट है वो बुक कर लूंगा। उसके बाद अगली कैंडल बन जाती है, तोड़ता नहीं है, रुकता है, तब भी वो होल्ड करेगा। तो इस तरह की स्ट्रैटेजी ऐसी कंपनीज में बन सकती है
जो लिस्टिंग के बाद में चलते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी कंपनीज हमने देखी, जोमेटो हमने देखा तेज चला, उसके बाद में फिर वो नीचे, उसके बाद में फिर एक रिकवरी के साथ में ऊपर गया, तो ये सब चीज़ें देखते हैं आगे इसमें होती या नहीं। हीरो मोटोकॉर्प 5% की तेजी बनी, एक डिफेंसिव कंपनी है जिसके अंदर अभी तेजी बन रही है, डिविडेंड यील्ड 3% का है, यानी ग्रोथ कंपनीज नहीं है, डिफेंसिव कंपनी, डिविडेंड कंपनीज की कैटेगरी में हम इसको रख सकते हैं। नंबर्स कैसे गए थे इसके? पिछले 3 क्वार्टर में नंबर्स इसके डिसेंट आ रहे हैं। एक बार हमने यहाँ पे इसको लेकर डिस्कशन किया था, एक सेकंड आगे चल के चार्ट में हम अपन डिस्कस करते हैं। बाकी स्टॉक के चलने के पीछे का रीजन है इसके Q2 के रिजल्ट काफी अच्छे हैं, मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिला है। रिजल्ट कैसे गए थे उसको चेक कर लेते हैं। 23% की ग्रोथ बनी है एक डिविडेंड कंपनी के अंदर, जो कि अच्छी बात है। सो यहाँ पे हमने बातचीत की थी एक बार इसको कि जब एक रिवर्सल मिला था उसके बाद में इसने ये गैप कंप्लीट किया, अपना पूरा स्विंग कंप्लीट होने की तैयारी में है। टाइम लगता है चीज़ों में, बट रिजल्ट अच्छे आते हैं तो हो जाती है। तो पॉइंट ये है कि अब क्या, अब अपन ये देखेंगे पिछली बार जब भी इस कंपनी के स्टॉक ने स्विंग दिया है तो स्विंग के बाद में कैसे कंपनी ने परफॉर्म किया है। तो यहाँ पे एक स्विंग कंप्लीट, उसके बाद में तेजी बनी, यहाँ पे स्विंग थोड़ी सी तेजी, ये थोड़ी सी तेजी, उसके बाद में ये स्विंग कंप्लीट तेजी। तो स्विंग कंप्लीट होने के बाद में तेजी बनती है, कभी ज़्यादा कभी कम। सो ये चीज़ हम देख सकते हैं, जो भी ब्रेकआउट ट्रेडर है वो चेक करना चाहे तो ये डेटा वो फॉलो कर सकता है। साथ में ये जो ब्रेकआउट यहाँ पे मिला था इसमें 28% ऊपर ये जा चुका है, अभी स्विंग कंप्लीट करने में थोड़ा सा और गैप इसमें बाकी देखने को मिल जाता है। ये कंपनी कल हमने डिस्कस की थी, NH नारायणा हॉस्पिटल हम इसको बोल सकते हैं। 15% का जंप है, एक्सपेक्ट था कि कंपनी का स्टॉक चल जाएगा क्योंकि नंबर्स अच्छे थे, शानदार नंबर्स के साथ में शानदार एक्सपेंशन प्लान्स कंपनी ने दिए थे। और इसमें मैंने आपको डिटेल में स्टडी करके बताया था चार्ट की, कोविड के बाद से बहुत अच्छे पैसे इसने बनाए हैं। गिरावट होती है तो 20% के आसपास या 25% के आसपास की गिरावट इसमें बनती है। उसके बाद में स्टॉक मल्टीपल भी होने की कैपेसिटी रखता है, या फिर जो भी 50-60% 70% चलने की पॉसिबिलिटी रखता है। सो यहाँ पे आप देखोगे तो रिजल्ट अच्छे थे, एक्सपेक्टेशंस बीटन बाय 17%, और इसमें मार्जिन के एक्सपेंशन की वजह से स्टॉक ने अच्छा किया, जो मैंने आपको कल बता दिया था। अब ये वीकली चार्ट है और इसमें आप देखोगे तो वॉल्यूम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और इसमें यहाँ पे एक पैटर्न बना हुआ था साइडवेज का। स्टॉक आई थिंक 25% नीचे था हमेशा की तरह, उसके बाद में एक रिवर्सल आज देखने को मिला है। सो यहाँ पे कितना गैप बचा है? अभी 17-18% का बचा है। लेकिन जब भी कोई ट्रेडर ये देखता है या इन्वेस्टर ये देखता है कि चलो यार इसको ट्रैक करना है, आज लेना है इसको, अगर इसमें इन्वेस्टर को लगता है कि हाँ मुझे इन्वेस्ट करना है उस हिसाब से, ठीक है, सो वो देखेगा स्टॉक कितना ऊपर गया। हो सकता है कि कभी कभी क्या होता है, स्टॉक यहाँ से थोड़ा सा चल जाए, उसके बाद किसी ने खरीद लिया वापस से नीचे। सो मार्केट बंद होता है ना जब भी 1-2 बजे, या फिर जो भी आपका एक्सपीरियंस कहता है कि 12 बजे भी कई लोग समझ जाते हैं कि ये रियल ब्रेकआउट है, ये स्टॉक यहाँ से नीचे नहीं जाएगा। वो वॉल्यूम भी देखेगा, वॉल्यूम अच्छे है क्या। वॉल्यूम देखो डे एंड पर ही पूरे देखने को मिलेगा, लेकिन वो स्टार्टिंग से भाप लेगा कि अभी 2-3 घंटे हुए हैं और इतने वॉल्यूम्स आ चुके हैं जितने वॉल्यूम पहले देखने को मिल रहे थे, यानी मार्केट बंद होने में भी टाइम है तो वॉल्यूम्स अच्छा आने वाले हैं। सो वो पहले ही ले लेगा, उसके बाद में स्टॉक चलेगा। सो आपने क्या किया, अगर आपको पसंद थी ये कंपनी आप होल्ड करो, आप चाहे तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है आपको खरीदना बेचना है, जस्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ कि ट्रेडर इन्वेस्टर किस तरह से काम करता है रिजल्ट को देखने के बाद में। अगली जो कंपनी इसका नाम है एंजल वन, 4% की तेजी इसमें बनी आज के दिन, और इसमें 25,000 करोड़ का मार्केट कैप, 33 का पी रेशो है। सिंपल सी स्टडी थी इसके पीछे भी, पिछले कुछ क्वार्टर में, यानी ये 2 क्वार्टर थे काफ़ी ठंडे गए थे, काफ़ी खराब गए थे, उसकी वजह से स्टॉक नीचे, लेकिन फिर 2-3 क्वार्टर अच्छे आ जाते हैं क्योंकि एक्सपेक्टेशंस कम हो जाती है कंपनी से। अगले 2 क्वार्टर डिसेंट आए थे, अच्छे नहीं बोलूँगा, इनलाइन थे। तो कंपनी के स्टॉक को फिर पुश मिला ऊपर जाने के लिए, सपोर्ट रेसिस्टेंस। साथ में 6 नवंबर को एक डेट हमने देखा था जिसमें कंपनी ने कहा था कि राइज हमको तेजी देखने को मिल रही है एवरेज डेली ऑर्डर्स के अंदर, जो कि 11 मंथ के पीक पे जा चुके हैं, तो उसके हिसाब से स्टॉक को चलना चाहिए था, और कंपनी का स्टॉक चल भी रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ से पार होकर ऊपर चल जाएगा, क्योंकि 11 महीनों का पीक है, ऑल टाइम पीक नहीं है, तो फिर उस हिसाब से कंपनी रिएक्ट करेगा। लेकिन ये सपोर्ट टू रेसिस्टेंस प्ले यहाँ पे चल रहा है काफ़ी टाइम से, जो भी इन्वेस्टर देख रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है, वो पैसे इसमें बना रहा है। रिजल्ट हमने देखे ओके थे, उसके बाद में कंपनी के स्टॉक ने तेजी पकड़ी, यहाँ पे हमने देखा, और अभी 19% वहाँ से ऊपर आ चुका है, 19%, और अभी ये जो लाइन है इसके बीच में थोड़ा सा गैप बाकी है। सो सिंपल सा फंडा है, टेक्निकल स्टडी करनी है आपको, फंडामेंटल स्टडी करनी है, कंपनी के रिजल्ट कैसे हैं, फ्यूचर प्लान्स, गाइडेंस कैसी है, स्टॉक अगर नीचे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो वहाँ पे बनेगा पैसा। कुछ में टाइम लगेगा, कुछ में कम टाइम लगेगा, लेकिन वहाँ पे चांसेस हाई होता है।
इसके बाद में देखिए नियोजन केमिकल, इसके अंदर काफ़ी गजब की बाइंग हो गई, 10% जंप के साथ में स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। पेनी कंपनी 3000 करोड़ का मार्केट कैप, 136 का पीई रेशियो। प्रॉब्लम सबसे बड़ी यहाँ पे हो चुकी है, 136 का पी रेशियो। रिजल्ट कैसे गए? रिजल्ट बहुत ही घटिया थे, बहुत ही खराब थे, मतलब एक्सपेक्टेशन के कंपैरिजन में 136 का पी, और उसके बाद में 68% के साथ में ईपीएस मिस, 34% के साथ में मिस। तो होगा क्या, स्टॉक फिर ऊपर से गिरेगा 40, 50, 60% इजीली। सो वही चीज आप इसमें देख सकते हैं। सो यहाँ पे हमने ये देखा कि कंपनी का स्टॉक काफी ऊपर चला गया था, क्योंकि कंपनी ने एक अग्रीमेंट किया था, जॉइंट वेंचर किया था एक ग्रुप के साथ में लिथियम बैटरी बनाने के लिए। सबसे पहले तो न्यूज़ हमने देखी कि ये जो कंपनी है अब ये बैटरी केमिकल्स भी बनाएगी, तो उसकी वजह से मार्केट ने इसको काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशन दे दी। सो जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि जब भी अच्छी अच्छी न्यूज़ आती है तो ओवर वैल्यूड होते हैं स्टॉक, ज़रूरत से ज़्यादा चला देते हैं। खराब न्यूज़ आती है तो अंडर वैल्यूड भी होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा पीट देते हैं उनको। सो उसी में प्ले करना होता है। सो यहाँ पे हमने देखा काफ़ी बड़ी तेजी बनी, लेकिन उसका कोई फ़ायदा कंपनी उठा नहीं पा रही है। 69% के साथ में इसके प्रॉफिट गिर गए। 10-11 करोड़ के प्रॉफिट कंपनी दे रही थी, अब 3 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने दिया। इन्वेस्टर्स का दिमाग खराब हुआ, क्योंकि काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन इसको दे रखी थी, 160 का पी था, बट अभी भी काफ़ी महंगा है, 100 के आसपास का पी है। एक टाइम पर ये 30 के पी पर चला करता था, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखोगे तो ये वीकली चार्ट है कंपनी के स्टॉक का, जब से लिस्ट हुआ है तब से ट्रेंड बता रहा है। काफ़ी अच्छी चाल थी इस कंपनी के स्टॉक की। 2019 में लिस्टिंग थी और वहां से 700% यानी 8 गुना पैसे इसने वन गो में किया था, 20-20% के करेक्शंस को देकर कोविड के अलावा। उसके बाद में 21-22 के बाद में आपको बताइए केमिकल कंपनीज की सिचुएशन खराब हो गई, तो यहाँ पे कंपनी का स्टॉक साइडवेज चलने लग गया, जिसमें गैप थे 60% के, किसी को 20%, 15-20% की कमाई इजीली कंपनी का स्टॉक करवा रहा था। एकदम से यहाँ पे न्यूज़ आती है, स्टॉक काफ़ी चल जाता है, उसके बाद में ओवर वैल्यूएशन इसकी हो जाती है, सस्टेन नहीं कर पाता है, वापस से उसी प्राइस पे आ गया। आप देख सकते हैं 2 ही दिन में या 2-3 दिन में स्टॉक 50% चल गया था, जैसे ही हमने ये न्यूज़ देखी थी कि कंपनी बैटरी केमिकल बनाएगी। अब ऐसे में होता क्या है कि देखना पड़ता है कि आगे की क्वार्टर कैसे है, कंपनी की क्या कमेंट्री है, उसके बाद में स्टॉक ने ये बेस बनाया, लेकिन यहाँ से जैसे ही ब्रेकडाउन दिया, वहीं पर समझ आना चाहिए अब खेल खराब हो चुका है और अगले सपोर्ट पर स्टॉक अभी आ चुका है। तो सपोर्ट से बाइंग देखने को मिली है। स्टिल स्टॉक महंगा है। वो जो रूल है जो हम फॉलो करते हैं कि स्टॉक सपोर्ट पे होना चाहिए, यानी टेक्निकल ठीक है मान गए, लेकिन साथ में फंडामेंटल अच्छे होने चाहिए, रिजल्ट अच्छा होने चाहिए। सो अगर आपके पास में इतने बड़े मार्केट के अंदर कुछ ऐसी कंपनी है जिसके टेक्निकल्स ठीक है, फंडामेंटल ठीक है, तो वो उन कंपनीज में जाएगा इन्वेस्टर। बाकी ऐसा नहीं है इसको बीएचओ खरीदो, जस्ट मैं आपको कंपैरिजन करके बता रहा हूँ। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कल के तीनों वीडियोस आप देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।